भारत का स्पेस सेक्टर आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसमें इसरो और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के नेतृत्व में भारत देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां शामिल की हैं। जिसमें इसी कड़ी में एक और उपलब्धि जो है अब शामिल होने वाली है, जिसमें गुजरात में सैटेलाइट लॉन्च पैड की जो पहल है वो की जा रही है, जो न केवल भारत में लॉन्चिंग क्षमता को बूस्टअप देगा, बल्कि इसके साथ साथ इकोनॉमी और ग्लोबल स्पेस मार्केट में भी भारत देश के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई सर। सर, बहुत स्वागत है यहाँ पर आपका हमारे इस खास शो में। सबसे पहले सर, इसी पहल की बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि गुजरात में जो सैटेलाइट लॉन्च पहल की जो पहल की जा रही है, वो स्पेस सेक्टर के लिए साथ ही इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कितना अहम रोल अदा करेगा? इस संदर्भ में 2 चीज़ें अभी हाल ही में हुई हैं। एक तो आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि एक साउंडिंग रॉकेट एक यहाँ पे प्राइवेट कंपनी ओम स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने धोलेरा के वहाँ से लॉन्च किया था। तो साउंडिंग रॉकेट मीन्स वो एटमॉस्फेयर में 2, 3, 5, 10 किलोमीटर जा कर के एटमॉस्फेरिक का साउंडिंग करता है। उसके पैरामीटर नोट करके वो डेटा भेजता है। तो वो एक प्रकार का ये पहल थी। दूसरी जो बात हमने देखी और सुनी कि हमारे जो गुजरात के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने बजट प्रपोज़ल के डिस्कशन के दरमियान गुजरात विधानसभा में बताया था कि अ, गुजरात में एक भारत का जो थर्ड लॉन्च पैड है, वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें जैसा कि भारत सरकार की जो न्यू स्पेस पॉलिसी है, उसके मुताबिक तो अभी सरकार के फंडिंग से तो श्रीहरिकोटा पोर्ट डेवलप ऑलरेडी हम इतने सालों से यूज़ कर ही रहे हैं, पिछले 55 सालों से। और एक दूसरा कुरुसेकपट्टनम तमिलनाडु में वो भी बन रहा है, वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए, जो बाद में प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेट करने के लिए दे दिया जाएगा। बट ये दोनों पोर्ट भारत सरकार के बजट से, भारत सरकार की जो इन्वेस्टमेंट है उससे डेवलप हुए थे। बट अभी जो बात हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर गुजरात के अर्जुन भाई मोढवाडिया ने की थी, वो थी कि प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से किस तरह से ऐसी संभावना है कि एक और लॉन्च पैड वेस्ट कोस्ट पे, आपने देखा कि दोनों जो हमारे लॉन्च पैड है वो ईस्ट कोस्ट पे है, तो वेस्ट कोस्ट पे एक भी लॉन्च पैड नहीं है। और स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी देखें कि अगर कुछ दिक्कतें आती है तो एक और लॉन्च पैड होना वेस्ट कोस्ट पे होना बहुत ही ज़रूरी है कि भारत का स्पेस प्रोग्राम को कोई असर ना हो। तो इस दिशा में कई लोगों ने इंटरेस्ट बताया है और उसमें एक प्राइवेट कंपनी जो कि सूरत में रजिस्टर्ड है, बीएसवी करके, तो उनका एक प्रपोज़ल था कि वेस्ट कोस्ट पे गुजरात के दीव और कोडीनार के बीच में वहाँ पे एक आइडियल लोकेशन हो सकता है जहाँ से स्मॉल सैटेलाइट और लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं। तो ये प्रपोज़ल की बातचीत गुजरात सरकार और इन स्पेस के सहयोग से हो रही है। और हमें पूरा ऐसी आशा है और भरोसा है कि अगर ये डेवलपमेंट मटेरियलाइज़ होता है, तो न केवल गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी एक नए प्रकार की उपलब्धि होगी कि प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से, प्राइवेट सेक्टर द्वारा निवेश से एक थर्ड लॉन्च पैड जो कि देश के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वेस्ट कोस्ट पे एक भी लॉन्च पैड नहीं है वो। और दूसरी ध्यान देने की बात ये है कि जब श्रीहरिकोटा का चयन हो रहा था, उसी समय पे जो टेक्निकल रिपोर्ट जहाँ तक मुझे मालूम है प्रस्तुत किया गया था, उसमें भी वेस्ट कोस्ट पे दीव से लेके सोमनाथ के बीच में ऐसे स्पेस पोर्ट के लिए जगह हो सकती है, ऐसी बात भी थी। तो जो 50-55 साल पहले जो बात हुई थी, एक बार फिर से उभर के सामने आई है कि किस तरह से एक प्राइवेट वेंचर ने ये प्रपोज़ल अपना स्टडी करके बताया है कि उनको ये इंटरेस्ट है कि वेस्ट कोस्ट पे गुजरात के कोडीनार के बाजू-बाजू में ये थर्ड लॉन्च पैड डेवलप हो सकता है। और उससे अ, एक तो स्पेस सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू तो फ़ायदा है, जैसे कि मैंने बताया 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो वेस्ट कोस्ट पे ये पहला लॉन्च पैड हो सकता है। दूसरा कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा लगाया गया ये पहला लॉन्च पैड हो सकता है। और तीसरा कि इन स्पेस गुजरात सरकार, भारत सरकार सभी मिलके इसको सहयोग दे सकते हैं। और चौथा ये कि इसके कारण इकोनॉमी को भी बहुत बूस्ट मिलेगा। यहाँ की लोकल इकोनॉमी को तो मिलेगा ही, बट साथ में
कई संस्थाएं जो इसमें शामिल होगी, क्योंकि एक कोई लॉन्च पैड बनाना हो तो उसमें काफ़ी निवेश की ज़रूरत पड़ती है। और मेरे हिसाब से, मैं इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट अराउंड 10,000 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो उसके कारण कई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और नई नई तकनीकों का जनरेशन होना, टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होना, सो वो सब उसके जो कोलैटरल बेनिफिट्स है वो हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये विन विन प्रोपोजिशन है कि प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से इन स्पेस के सपोर्ट के साथ और भारत और गुजरात सरकार के एक्टिव एनकरेजमेंट के साथ इस प्रकार का कोई डेवलपमेंट हो। तो ये बात ही अर्जुन भाई मोढवाडिया जी ने ये कही थी विधानसभा में। सर, गुजरात जो है वो एक ऐसा स्टेट बना है जिसने स्पेस पॉलिसी को जो है वो लाया है, तो वो किस तरीके से आगे आने वाले समय में स्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी? तो जैसा कि आपको पता ही है कि इन स्पेस, जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइज सेंटर का जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे अहमदाबाद में स्थित है। हमारे इसरो के ही स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के भोपाल कैंपस में हमने उनको जगह दी है। तो वहाँ से वो अभी ऑपरेट कर रहे हैं और अभी उनका एक नया बिल्डिंग भी बनने जा रहा है कुछ समय में। तो लगभग 300 करोड़ का ये बिल्डिंग बनेगा, जिसमें एकदम आधुनिक सुविधाएं होगी और स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं उसमें उपलब्ध की जाएगी। अभी भी सुविधाएं उपलब्ध ही है जो हमारे इसरो के कैंपस में स्थित है। तो इन स्पेस के सहयोग से और उसके एक्टिव एनकरेजमेंट से गुजरात ये पहला स्टेट था जिसने स्पेस टेक पॉलिसी, जिसको कहते हैं, कि जब से इस आधुनिकीकरण के स्पेस रिफॉर्म्स के न्यू स्पेस पॉलिसी जो 2022 में शुरू हुई थी इन स्पेस की शुरुआत के साथ, और प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के एक्टिव एनकरेजमेंट के साथ, उनके निर्देश में और उनकी गाइडेंस में, तो उसको आगे बढ़ाते हुए गुजरात सरकार ही पहली सरकार थी जिसने अपनी स्पेस टेक पॉलिसी जाहिर की है। और उसमें कई सारे इंसेंटिव दिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को स्पेस के सेक्टर में काम करने के लिए। तो उसमें एक ये प्रावधान भी है, जैसा कि मैंने बताया, कि जिसकी घोषणा अर्जुन भाई मोढवाडी ने की थी, कि लॉन्च पैड रिलेटेड सर्विसेज के लिए भी गुजरात सरकार एक्टिव एनकरेजमेंट देगी अलग अलग तरीके से। तो ये एक तो पोर्शन है। उसी तरह नए नए स्टार्टअप्स स्पेस के लिए और प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में बढ़ावा देने के लिए, तो एक स्पेस टेक पार्क धोलेरा के पास और साणंद के पास भी रेडी हो रहा है। तो उसमें भी अजिस्टा का करके जो कंपनी है, उन्होंने अपना ऑलरेडी जो उत्पादन है उसको शुरुआत करने की ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार की स्पेस टेक पॉलिसी बहुत ही प्रोग्रेसिव है। और गुजरात ये पहला स्टेट है जिसने शुरुआत की थी। उसके बाद तो आपको पता है कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसे कई अन्य राज्य भी इसमें शामिल हुए हैं। और इस तरह से स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए बढ़ावा मिले, उसके लिए काफ़ी प्रावधान अभी अन्य राज्य सरकारें भी कर रही है। तो कुल मिला के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि अगर भारत में स्पेस सेक्टर को आगे बढ़ावा देना है तो प्राइवेट सेक्टर का उसमें सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास करके स्टूडेंट स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहन देना ज़रूरी है, जिससे कि जो यंग हमारे इंजीनियर्स है, यंग लड़के हैं जो कॉलेज से पास होकर निकल रहे हैं अपने नए ब्रिलियंट आइडिया के साथ, तो उसमें से अपने स्पेस स्टार्टअप शुरू करें और 2030 तक एटलीस्ट हम 5 से 10 यूनिकॉर्न बना पाए। तो ये हमारा विज़न है, स्पेस का विज़न है, प्रधानमंत्री जी का विज़न है। और उसमें बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार की स्पेस टेक पॉलिसी उसमें काफ़ी कारगर साबित होगी। सर, धौलेरा में जो साउंडिंग रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है, इस तरीके के इनिशिएटिव को आप किस तरीके से देखते हैं कि आगे आने वाले समय में इस तरीके से इनिशिएटिव अगर गुजरात में लिए जाएंगे तो गुजरात कैसे एक स्पेस हब जो है वो बन सकेगा? तो जैसा कि मैंने बताया, गुजरात सरकार की स्पेस टेक पॉलिसी काफ़ी प्रोग्रेसिव है और इन स्पेस के सहयोग से वो लोग कार्य कर रहे हैं। और साउंडिंग रॉकेट तो एक शुरुआत है रॉकेट लॉन्चिंग बिजनेस में, जो कि भारत ने, इसरो ने 1961 में ये हासिल किया था। तो उसके बाद तो काफ़ी स्टेजेस पसार करने हैं, जिसमें कि आप स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या PSLV या GSLV टाइप के बड़े लॉन्च व्हीकल स्थापित कर पाओ।
तो ये एक अच्छी शुरुआत है, बट इससे इतना जल्दी जो लॉन्च व्हीकल बिज़नेस में हासिल करना इतना इजी नहीं है, आपको पता है कि इसलिए उसको रॉकेट साइंस कहा जाता है। तो उस काफ़ी हमको उसके आयाम तय करने हैं। उसके बाद तो प्राइवेट सेक्टर के लिए इतना इजी नहीं है कि इसरो जैसी सफलता लॉन्च व्हीकल क्षेत्र में पा जाए, बट अन्य बड़ी-बड़ी कंपनियां अगर इसमें शामिल होती है, जैसे कि एल&टी है, गोदरेज है, तो इस प्रकार की कंपनियों के सहयोग से, क्योंकि इसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और नई-नई तकनीक की ज़रूरत पड़ेगी। उसको टेस्टिंग के लिए टेस्ट एंड जैसे बड़े-बड़े सेटअप बनाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत ऑलरेडी स्काईरूट और अग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स ने ऑलरेडी कर दी है। तो इस प्रकार के स्टार्टअप गुजरात में भी बने, उसके लिए स्पेस टेक पॉलिसी गुजरात की तो काफ़ी उसके लिए अनुकूल है ही, और इंस्पेस भी इसको प्रमोट कर रहा है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि लॉन्च व्हीकल एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है, तो उसमें ऑलरेडी 3-4 प्लेयर आ चुके हैं, अपनी शुरुआत कर चुके हैं, और उसमें एस्टैब्लिश होना इतना इजी नहीं है। बट अगर जो स्टार्टअप्स हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो ध्यान दें जो जिसको कहते हैं कि डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ और मिडस्ट्रीम एक्टिविटीज़, तो उसमें काफ़ी मार्केट है, क्योंकि जो 70% 80% मार्केट है वो तो जो मिडस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी में है, कि सैटेलाइट का डेटा आ गया, उसको उपयोग करके कैसे हम उससे अधिक से अधिक कॉमर्शलाइजेशन एक्टिविटी करें। तो उस पे अगर कंपनियां ध्यान दें, स्टार्टअप्स, यंग इंजीनियर्स ध्यान दें, तो उससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा स्पेस सेक्टर को। और लॉन्च व्हीकल में जैसे कि बताया, जैसे बीएसएल जिसने प्रपोजल दिया है लॉन्च पैड का, ऐसी बड़ी कंपनियों की ज़रूरत पड़ी जिनके पास वो तकनीकी नॉलेज भी है, और साथ में इन्वेस्टमेंट करने वाले बड़े-बड़े इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं बता रहा था कि बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस है, अदानी है, एल&टी है, टाटाज़ है, बिरलाज़ है, वो लोग अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो भारत में स्पेस एक्स, बोइंग, एयरबस जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां स्थापित हो सकती है, कि जो कि लॉन्च सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकती सर पूरा विश्व निसार सैटेलाइट के डेटा का जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। उसका स्टेटस किस तरीके से है और वो उस डेटा से हम सभी के लिए किस तरीके से वो यूज़फुल साबित होगा? है। जैसा कि आपको पता ही है कि निसार यानी कि एनआईसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार ऑब्जर्वेटरी, इसरो ने 30 जुलाई पिछले साल 2025 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था जीएसएलवी रॉकेट के द्वारा, और बहुत ही सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। और उसके बाद उसका एंटेना डिप्लॉयमेंट हुआ, सोलर पैनल वो सब डिप्लॉय होके सैटेलाइट पूरी तरह से कार्यरत है। और अभी हाल ही में पिछले 2 दिनों से हमारे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में जेपीएल नासा की टीम आई हुई है, और उनके साथ एप्लीकेशन रिलेटेड फोकस्ड साइंस मीट हो रही है, जिसमें कि निसार का डेटा अभी उपलब्ध हो गया है। बोथ एल बैंड सार डेटा जो कि जेपीएल ने बनाया था, और एस बैंड सार जो कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने बनाया, तो दोनों के डेटा अभी उपलब्ध हो रहे हैं। हम एल बैंड सार का डेटा अमेरिका के द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है, और जो एस बैंड सार डेटा है हमारे हैदराबाद सेंटर के द्वारा डिसेमिनेट होता है। तो निसार सार का दोनों रडार का डेटा अभी उपलब्ध हो रहा है रिसर्चर्स के लिए, जो साइंस एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो डेटा के बारे में अभी कोई संदेह नहीं है, और उसके साथ साथ उसका कैलिब्रेशन और वैलिडेशन एक्टिविटी अभी चल रही है। तो वो ख़त्म होने के बाद ऑपरेशनल रूप में सभी रिसर्चर्स को, सभी यूज़र्स को ये डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। अभी भी डेटा तो मिल ही रहा है, बट आपको उसके लिए डिमांड करना पड़ेगा। हमारी एनआरएससी साइट से आपको एस बैंड डेटा मिलेगा, और एल बैंड डेटा अमेरिका के अलास्का साइट से मिलता रहेगा, और बाद में दोनों का डेटा दोनों जगह से उपलब्ध होगा। तो ये पूरा प्रावधान किया गया है, और इस डेटा के एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको पता होगा कि ये जो एनआईसार सैटेलाइट था वो विश्व का सबसे महंगा सैटेलाइट है। 13,000 करोड़ उसकी ओवरऑल कॉस्ट लागत लगाई गई है। तो इस तरह से भी ये डेटा काफ़ी उपयोगी है, और सभी को पूरी आशा है कि इस डेटा के उपयोग से कोई हमारा भारत का या विश्व का साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ऐसी खोज कर लेगा जिसके द्वारा कि हम अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का प्रेडिक्शन पहले से ही कर पाएंगे। इवन 1-2 घंटे भी पहले भी अगर पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है, तो उसके कारण कई जानहानि हम बचा सकते हैं। तो इस कारण से इस
सभी वैज्ञानिकों को काफ़ी उत्सुकता है कि NISR डेटा सबको उपलब्ध हो, क्योंकि इसमें जो इंटरफेरोमेट्रिक मोड, उस सार का जो ऑपरेटिंग मोड है, उसके कारण सेंटीमीटर मिलीमीटर लेवल के जो लैंड डिफॉर्मेशन स्टडी है हम कर सकते हैं। तो ये तो एक एप्लीकेशन हुआ कि लैंड डिफॉर्मेशन स्टडीज, और उसके द्वारा भविष्य में कोई ऐसी तकनीक खोज निकाले जिससे कि भूकंप का हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ। दूसरा है उसके ओशनोग्राफी और क्रायोस्फीयर रिलेटेड एप्लीकेशन, और तीसरा है जो इकोसिस्टम रिलेटेड स्टडी करने के लिए। तो इस तरह से इस सैटेलाइट जो कि एल एंड एसमैन 2 रडार फ्रीक्वेंसी पे डेटा दे रहे हैं, उसके काफ़ी उपयोग हो सकते हैं, और उसका भी कॉमर्शियलाइजेशन भी हो सकता है। ऑल्दो ये एक साइंस मिशन है, विज्ञान के लिए मिशन बनाया गया था जिसको रिसर्च के लिए उपयोग करना है, बट ये डेटा का उपयोग करके कई हमारे स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स उसका उपयोग करके उसका कॉमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये डेटा फ्रीली सबको अवेलेबल होगा, इसलिए आपको कोई उसके लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, और उसके द्वारा आप कई उसका उपयोग कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, उससे साइंस भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये महत्व है NISR डेटा का। और अभी जैसे कि मैंने बताया, कैलिब्रेशन और वैलिडेशन एक्टिविटी दोनों देशों द्वारा चल रही है, और इसी संदर्भ में ये साइंस मीट ऑर्गेनाइज की गई है। 2 दिन से मीटिंग ये चल रही है, और कल इसके बारे में एक यूज़र वर्कशॉप भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें नॉन गवर्नमेंट एंटिटी यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी शामिल होंगे। तो जो इसरो ने फंडिंग दी है रिसर्चर्स को और ऐसे नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ को आगे रिसर्च करने के और ये डेटा का उपयोग करके नई नई कॉमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए, तो इस संदर्भ में कल का वर्कशॉप भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो कुल मिला के NISR बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है, और उसका डेटा अभी नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स तक निरंतर मिलता रहेगा, और उसका उपयोग करके कई एप्लीकेशन किए जा सकते हैं। और दोनों रडार के डेटा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, वो हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, उसका कैलिब्रेशन भी चल रहा है। तो कुल मिला के बहुत ही इंटरेस्टिंग मिशन है, और सभी के लिए ये मिशन से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य हो। सर, इसरो के कुछ प्रोजेक्ट्स या कुछ लॉन्च ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं, तो इसरो उसे किस तरीके से स्टडी करता है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? आपने सही फरमाया कि फेलियर्स, आपको पता ही है कि स्पेस इज़ अ रिस्की बिजनेस, कि इसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। कुछ थोड़ी सी चूक रह गई तो उसके कारण फेलियर हो सकता है। तो इसरो में हम फेलियर से डरते नहीं हैं। फेलियर को हम FAIL, फेल को हम फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग के रूप में लेते हैं। पिछले 2 मिशन हमारे PSLV के खासकर फेलियर्स में तब्दील हुए थे। आपको पता ही है कि थर्ड स्टेज में दोनों बार फेलियर हुआ, तो ये एक थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि एक फेलियर तक हम समझ सकते हैं, 2 बार फेलियर होना काफ़ी रेयर है, और इस कारण हम भी काफ़ी सभी लोग चिंतित हैं। बट मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो वैज्ञानिक है, खास करके हमारे VSSC, LPSC और IPRC और श्रीहरिकोटा, और वो जो इसमें इन्वॉल्व है, तो उनके नॉलेज से, उनके विज़डम से, उनके सहयोग से हम ये जो प्रॉब्लम है अवश्य इसको उसका सॉल्यूशन ले पाएंगे। और ऑलरेडी इस बारे में कई कमिटियाँ कार्य कर रही हैं, उसका टेक्निकल स्क्रूटिनी हो रहा है, और जो भी थोड़ी बहुत चूक रह गई होगी या किसी कारणवश ये फेलियर हुए हैं, तो उसके बारे में जानकारी हम ले रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन भी अवश्य निकल आएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर हम इसका सॉल्यूशन ले करके, और पहले सक्सेसफुल डमी फ्लाइट्स करके पूरी तरह से PSLV मिशन को फिर से अपने पहले के जो सफलतम रास्ते थे उस पे अवश्य ला पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, फेलियर से इसरो में थोड़ी बहुत निराशा अवश्य होती है, जैसे कि इतनी मेहनत की थी हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने, उसके बाद फेलियर आने से। बट जैसा कि मैंने बताया, हम उससे डरते नहीं हैं, उससे सीख के पूरा भरोसा है कि इसका सॉल्यूशन पा लेंगे, और देश को और इसरो को फिर से नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। सर, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी का 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, उसमें स्पेस सेक्टर का क्या रोल होगा, और आगे आने वाले सालों में आप स्पेस सेक्टर को कहाँ देखते हैं? तो आपने सही बताया कि जो मोदी साहब का विज़न है विकसित भारत का 2047, तो स्पेस इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न था कि भारत स्पेस में आगे बढ़े, और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिले, स्टूडेंट स्टार्टअप्स को इन्वॉल्व किया जाए और एकेडेमिया को इन्वॉल्व किया जाए, तो ये सब पूरे प्रयास चल रहे हैं, और इसमें कई एक्शन लिए गए हैं। नई
न्यू स्पेस पॉलिसी ऑलरेडी 2023 में कैबिनेट ने अप्रूव कर दी थी, वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। और नई कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग और जियो स्पेशल पॉलिसी भी अमल में आ चुकी है। और न्यू स्पेस बिल जो है वो अभी चर्चा में चल रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर स्पेस बिल भी पार्लियामेंट में पसार हो जाएगा, तो जिसके कारण स्पेस एक्टिविटी को और भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो हुई टेक्निकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं। और उसके अलावा फंडिंग जो कि स्टार्टअप्स के लिए चाहिए, तो सरकार ने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड 500 करोड़ का और वेंचर फंड 1000 करोड़ का स्पेस सेक्टर के लिए ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। और सिडबी के द्वारा, जो कि इसका फंड मैनेजर है, इंस्पेस इसका पूरी एक्टिविटी कर रहा है। तो स्टूडेंट स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा मोदी साहब ने घोषणा की थी कि मैन इन स्पेस, इंडियन इन स्पेस, जो हमको 2022 तक करना था, क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी भारत के 75वें आज़ादी दिन तक। वो कोविड और अन्य इस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम नहीं कर पाए, बट मुझे पूरा भरोसा है कि 2027 दिसंबर तक, जैसा कि हमारे चेयरमैन श्री ने बताया है, हम पूरा ये हासिल कर पाएंगे कि इंडियन इन स्पेस। और ऑलरेडी शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके आए हैं, उसके लिए 2 एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। तो कुल मिलाकर ये एक्सपीरियंस के द्वारा हम एस्ट्रोनॉट को स्पेस में रख पाएंगे, हमारे एस्ट्रोनॉट को। उसके बाद हमको गगनयान को ऑपरेशनलाइज करना है, दूसरे 2 मिशन करने हैं। उसके पहले 3 अनमैन्ड मिशन होंगे, और फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS, उसके लिए डेवलपमेंट भी जारी है। और 2028 से लेकर 2035 तक पूरा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की प्रतिकृति होगा, उतना बड़ा नहीं होगा पर उसकी 1/3 साइज़ का होगा, तो वो भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अगर बन जाता है, तो 2040 में जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि भारतीय ऑन मून यानी कि इंडियन ऑन मून, तो भारत का एक एस्ट्रोनॉट चांद पे उतरेगा, तो वो हासिल करने के लिए 2040 में, तो उसके लिए ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का उपयोग होगा। वो उसको ट्रांजिट के रूप में यूज़ होगा बीच में। तो यहाँ से वहाँ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाएगा एस्ट्रोनॉट, और वहाँ से फिर मून की ओर यानी कि चंद्रमा की ओर जाकर वहाँ पे लैंडिंग करेगा। तो कुल मिला के प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन में, गगनयान के क्षेत्र में ये सब टेक्निकल कार्य चल रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है विकसित भारत का, उसमें ये तो 25 से 30% एक्टिविटी है जो इसरो कर रहा है, कि गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान, इस टाइप के जो प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। बट इसके अलावा जो 70% जो हमारी एक्टिविटी है, कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, स्पेस साइंस एंड नेविगेशन, तो उस क्षेत्र में भी बहुत ही बढ़िया कार्य चल रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, तो कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग और स्पेस साइंस के जरिए तो हम वो हासिल कर ही लेंगे। और साथ साथ में गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और प्लेनेटरी मिशन के द्वारा देश को और ऊंचाई तक ले जाने की पूरी कोशिश स्पेस सेक्टर के द्वारा होगी। और उसमें इसरो, अभी तक तो इसरो ही एक्टिविटी कर रहा था, बट अभी नेक्स्ट 15-20 सालों में इसरो के अलावा प्राइवेट सेक्टर और स्टूडेंट स्टार्टअप्स और एकेडेमिया सभी लोग इस कार्य में जुड़ेंगे, और उसके कारण हम जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा कर पाएंगे। तो बिल्कुल गुजरात में प्रस्तावित सैटेलाइट लॉन्च पैड हो, स्पेस पॉलिसी हो, या फिर निजी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट स्पेस सेक्टर में हो, इन सभी के साथ अब हम जो है गुजरात और भारत देश जो है वो स्पेस हब बनने की तैयारी जो है वो पूरी जोर जोर से करेगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।